ये गलतफहमी है कि नौबत आ गई। धरना प्रदर्शन हर साल जब से बनी है यूनिवर्सिटी तब से ही हो रहे हैं। अगर 2017 में आपको याद होगा मेरे आने से पहले, तो धरना प्रदर्शन इसलिए भी हुआ था कि नया वीसी लेकर आओ। तो धरना प्रदर्शन हर साल अमूमन होते रहते हैं, बल्कि आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि हमारे आने के बाद 4 साल तक कोई धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं हुआ टीचर द्वारा। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये है कि जो काम करता है तकलीफ उसी को होती है, जो चुपचाप बैठा रहता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती, उसको कोई जानता भी नहीं, पूछता भी नहीं है। तो अब इतना सारा काम हो रहा है तो उसके हर एंगल से कोई ना कोई शिकायत लोगों के मन में आती है। शिकायत तब आती है जब लोगों को अपनी इच्छा पूरी नहीं होती है। अभी आपको याद होगा कि हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बात कही थी यूरोपियन कंट्री के साथ कि आपकी प्रॉब्लम हो तो सारी दुनिया की प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात उन्होंने कही थी। ऐसे ही कुछ वाकया इधर होता है कि यहाँ जब कोई अपनी इंटरेस्ट की बात सोचता है तो वो भूल जाता है कि हम अरुणाचल के इंटरेस्ट की बात करें, वो ये भूल जाता है कि आरजीयू के इंटरेस्ट की बात करें, वो ये भूल जाता है कि हम एनआईआरएफ की बात करें। तो अगर आपको रैंकिंग बनानी है, जो अगर आप मोटा मोटा मुद्दे की बात करें, तो पहली बात तो ये मैं बता दूं कि फीस वगैरह की जब कभी बात होती थी तो गलतफहमी में लोगों को भड़का के लाया गया, क्योंकि 4 साल मेरा यहाँ हो गया है और 3 साल से तो फीस मैंने ही नहीं बढ़ाई है, क्योंकि 2020 में कोविड आ गया और मैं 2018 में आया था। और फीस जब भी बढ़ाई गई है, एक ही बार फीस मेरी जानकारी में बढ़ाई गई है, वो भी कुछ 2, 3, 4, 5%। और ये जो फीस बढ़ाई जाती है ये भी एक एग्रीमेंट का तरीका है। एक आपने सुना होगा कभी कभी बीच में कि जो हमारा आरजीयू का सेकेंड रैंकिंग आई थी, सेकेंड रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेकेंड रैंकिंग हमको दी थी, बड़ा अच्छा लगा था सबको। वो सेकेंड रैंकिंग इसलिए दी थी कि हमारा डेटा सबसे सही था। उसको हम बोलते हैं ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट। ट्राईपार्टिट का मतलब हो गया कि 3 सिस्टम में समझौता। हमको सैलरी कहाँ से मिलती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमको सैलरी देती है, लेकिन हमको सैलरी डिसबर्स कौन करके देता है? यूजीसी। तो वो एक कागज साइन होता है जिसमें 17 बिंदुओं के ऊपर एग्रीमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्राईपार्टिट एमओयू एग्रीमेंट। उसमें वो यूनिवर्सिटी, जैसे वो मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ नेरिस्ट भी है, एनआईटी भी है, तो वो भी ट्राईपार्टिट साइन करता है। तो जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधे फंडिंग आती है, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एनआईटी हो, नेरिस्ट हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी अपनी देश में 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटी ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट साइन करते हैं, और उस सिग्नेचर में यानी कि यूनिवर्सिटी, यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें एक कॉलम में ये लिखा हुआ है कि हर साल हम 2 या 3% फीस बढ़ाएंगे। ये एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट क्यों बढ़ाया गया है? देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि ये कहा जाता है कि फ्री ब्रेड इज़ नॉट गुड, फ्री लंच इज़ नॉट गुड, यानी कि दोनों तरफ से जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोई भी छोटा सा एक फीस होती है तो लोग उसके बारे में जागरूक हो जाते हैं। तो अगर स्टूडेंट भी छोटी सी फीस देता है तो वो उसके जागरूक होने की निशानी है, वो उसको तंग करने के लिए नहीं दिया जा रहा। दूसरा, सभी एपीएसटी के 100% बच्चों को फेलोशिप दी जाती है इसीलिए कि वो अपने फीस का कंपोनेंट भी उससे बियर कर सके। तो इसलिए उसमें उनको प्रेशराइज करके या गरीबी है करके तंग नहीं किया जा रहा है। सरकार उनको मदद करने के लिए फेलोशिप भी देती है। फेलोशिप के 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट वो जीवन में खाने पीने के लिए इस्तेमाल करता है, दूसरा कंपोनेंट वो फीस भी देता है, और वो फीस भी बड़ी रिजनेबल है। मैंने जैसा कहा कि हमने 3 साल से फीस एकदम नहीं टच की है, चाहे वो इंटरेस्ट फीस क्यों ना हो। फिर मैंने ये कहा कि सभी को पूरा अधिकार है, आप एक एनोलॉजी ड्रॉ करिए, लेकिन एनोलॉजी आप कंप्लीट फीस की ड्रॉ करेंगे। कुछ लोग अपनी फीस में ये लिखते हैं कि हमारी ट्यूशन फीस 2 रुपये, 10 रुपये है या 200 रुपये है। तो हमारी भी ट्यूशन फीस हम बता देंगे आपको कितनी। हमने तो कंप्लीट फीस की बात करी है। तो मेरा ये कहना कि कंपैरिजन करते समय कुछ डेटा बहुत सारे लोग छुपा देते हैं, हम तो पूरा डेटा कागज़ पे लेकर आते हैं। तो इसलिए कभी स्टूडेंट की भावना में आई। फिर देखिए, कोविड के समय अभी किसी ने शायद जिक्र किया था कि वो फीस कोविड के समय भी ली गई। कोविड के समय एग्जामिनेशन फीस 40% और 60% घटाई गई थी। कॉलेज को जहाँ तक मुझे याद है कि या तो 60% घटाई गई थी और यूनिवर्सिटी में 40% घटाई गई थी। उसके पीछे कारण क्या है? पीजी में हमारे ज़्यादा पेपर होते हैं, तो जो ये फीस होती है, सरकार जो है पैसे जो देती है सैलरी पेंशन के लिए देती है और फेलोशिप के लिए देती है। जो रिकरिंग ग्रांट मिलती है, आप सोचते होंगे कि
हम सारी फीस पूरी माफ़ करके कैसे क्यों नहीं काम कर पाते हैं। अभी आपके अपने इस यूनिवर्सिटी में करीब 37-38 गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को अभी इंगेज किया गया। गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को पहले आरजीयू में, ये बात आप लोगों ने किसी ने नहीं कही और किसी ने तारीफ भी नहीं की। तो मुझे लगता है जब कोई अच्छा काम हो, जैसे मैंने अभी टीचर्स यूनियन से आज तक ये नहीं सुना कि उनको मैंने 1 लाख रुपए का लैपटॉप दिया पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो उनकी तरफ से अप्रिशिएशन तो आज तक नहीं आया। लैपटॉप तो इसलिए दिया गया था कि उसमें बैठ के वो पेपर लिखें, पब्लिकेशन करें, बच्चों के लिए नोट्स तैयार करें, तो वो तो किसी ने नहीं कहा और वो बात किसी से जिक्र भी नहीं किया। तो मुझे तकलीफ होगी तो मैंने मदद क्यों की। फिर दूसरी बात मैं कहूँगा कि हमने टीचर्स को सब्सिडी भी दी है, टेलीफोन के माध्यम से ऑनलाइन का क्लास कर सके उसकी भी सब्सिडी दी है। तो अब जब हम ये फीस की बात कर रहे हैं तो हमने अपने बच्चों को ये जो फीस कोविड में कम की थी वो इसलिए की थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था, जबकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हम नहीं ले पा रहे थे। पहले साल ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारी एक एजेंसी ने लिया था जिसने हमको प्लेटफॉर्म दिया था, वो भी फीस ले रही थी। तो हम ये फीस बच्चों की जिम्मेदारी की वजह से लेते हैं, ना कि उनसे प्रॉफिट कमाने के लिए लेते हैं। तो लेकिन बच्चों को कोई सूचना नहीं होती है इसलिए वो हंगामा करते हैं। आपको जान के ताजुब होगा कि टोटल हॉस्टल फीस जो अपने आरजीयू में है, टोटल हॉस्टल फीस मुझे लगता है कि 600 रुपया या तो साल है या तो सेमेस्टर है। 600 रुपया तो आप महीने में जोड़ लीजिए, 50 रुपया आया। एक कमरे में 2 बच्चे रहते हैं और हम 50 रुपया ले रहे हैं उससे, तो ये तो कोई फीस नहीं हुई, ये तो जिम्मेदारी का एहसास कराने की बात हुई। और पीएचडी वाले बच्चों से सिर्फ 100 रुपीज़ लिया जाता है। तो ये फीस, और ये फीस अभी हमने नहीं बढ़ाई है, ये फीस पहले से चली आ रही है। ये उसकी अपनी कहानी है कि हमने कहा है। बोलने के लिए तो ये बोलने के लिए तो कोई भी कुछ बोल सकता है ना। बोलने के लिए तो हम ये भी बोल सकता है कि हम कहीं ये नजर आ रहा है कि सर हाँ एकदम टीचर फेटर्निटी एकदम थोड़ा नाराज है सर, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप नजर आ रहा है। नहीं, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। जिसको काम नहीं करना है उसको नहीं करना है, तो जिनको नहीं करना पड़ता है वो जोर जोर से भी बोल देता है। हम तो जोर से बोल रहे हैं ना। आपसे मैंने कहा कि रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने कहा कि उनसे पूछेगा कि लैपटॉप लिया है आप तो किस काम के लिए लिया है, लैपटॉप क्या कर रहा है, ये तो बात करनी पड़ेगी। अब देखिए ये ऑर्डिनेंस है आरजीयू के। मैं आपको बताऊं जो शायद उस वक्त बात नहीं हो पा रही थी कि अपने आरजीयू के जितने भी ऑर्डिनेंस थे 2017 में यूजीसी ने रिजेक्ट कर दिए। अगर मैं आपको सच्चे तरीके से बताऊं कि 2017 से पहले के जितने भी पीएचडी स्टूडेंट हैं उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है कि उनको डिग्री दी जाती है। तो ये गाइडलाइन हमने बनाई है और वो सारी गाइडलाइन यहाँ पे है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। इसकी तारीख आप देखेंगे तो आपको देख के अच्छा लगेगा। आप ये पढ़िए, किसी के हाथ में ये हम गाइडलाइन दे देते हैं, आप इसका ईयर देखिए क्या लिखा हुआ, आप इसको ठीक से देखिए कि कब छपा है। सारे 2020 में छपे हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्च कुछ लिखा है 2021। तो आप जरा सोचिए कि 35 ईयर्स की यूनिवर्सिटी हो गई और गाइडलाइन नहीं थी। तो जब गाइडलाइन नहीं होगी, हमारे यहाँ की सारी गाइडलाइन 2017 में रिजेक्ट हो गई थी। जो अभी बहुत सारी बातें हो रही थी कि सर हम ही लोगों को एडमिशन दे दीजिए, ऐसी ही बात उस गाइडलाइन में लिखी हुई थी। लेकिन देश तो एक नियम से चलता है ना, नियम सबको फॉलो करना पड़ता है। तो उस गाइडलाइन को ठीक करके इसमें लेकर आया गया। उसमें गाइडलाइन में ये भी एक बात है कि सभी व्यक्तियों को एडमिशन डेट से 6 साल के भीतर थीसिस जमा करनी चाहिए। मैंने अभी कहा कि एक तरफ आप जानते हैं कि 88 बच्चों में से 85% बच्चे हमारे अरुणाचल के हैं, राइट। अब अगर यही रेशियो है और आप उन बच्चों को आने वाले ईयर में मौका नहीं दोगे तो नुकसान किसका हो रहा है? अरुणाचल के बच्चों का हो रहा है। अगर 6 साल में लोग इस साल में पीएचडी का अप्लाई किया तो यहाँ पे जो एसटी का बहुत कमती मिला है, तो जितना भी है जो कहीं कमती नहीं मिला है। अभी तो आपको सबके सामने बताया मैंने कि 88% एपीएसटी, फिर से बोलता हूँ 88% एपीएसटी बच्चों को एडमिशन मिला है। सर उन लोग तो बहुत सारा अच्छा से अच्छा पढ़ के आए, लेकिन उन सबको तो मिला ही नहीं। तो हाँ, एकदम नहीं मिला है। जो 50% नहीं लाएगा उसको नहीं मिलेगा जी सर। आज का जो 50% नहीं, इनको बता दूं ठीक से, जो 50% अपने एग्जाम में नहीं ला सकता है उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो तो नियम ही है। आपको 50% लाना है। 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर में 50% लाना है। एक में आप 70 ले आया, दूसरे में 49 भी ले आया, तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जो 50-50 लेकर आया है उस
88 बच्चों में से हमने 70 बच्चों के आसपास एडमिशन दिया है, दैट इज 88%, राइट। जी, तो वो है, वो भी गलत सूचना है आप लोगों को। जी सर, आज का मेन मुद्दे पे आते हैं सर। आइए। जी, अफसू अंशु ने आज आपके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट बैठा सर, तो आप लोग ने मिलके अभी कुछ मीटिंग बैठक बैठा, तो उसमें क्या रेजोल्यूशन आया सर? पहली बात तो ये जो शब्दों का चयन है अच्छी तरीके से हम लोग करें। प्रोटेस्ट बैठा मतलब प्रोटेस्ट बैठा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमको तो कोई कागज़ दिया गया नहीं रहता, तो उनके प्रोटेस्ट है करके हमको कैसे मालूम चलेगा? नियम क्या कहता है देश का कि आप किसी भी काम के लिए जाएंगे या किसी भी प्रोटेस्ट के लिए जाएंगे तो आप 24 घंटे पहले बताएंगे। हमको तो नहीं बताया गया। आपके पास कोई कागज़ है क्या मैडम? अभी से पूछ लेता हूँ, आप लोग इतने लर्नेड लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मीडिया बैठी हुई है, आप कागज़ दिखा दो। आपको कागज़ मिला है क्या कि हम लोग प्रोटेस्ट पे जा रहा है? किसी के पास कागज़ है? नहीं है, सिर्फ एक व्हाट्सअप मैसेज होगा। तो हमको लिखित सूचना होनी चाहिए। मेन बात, अगर प्रोटेस्ट का अगर ये अलाउ नहीं किए तो वो लोग कंपाउंड के अंदर कैसे आए? क्योंकि लाइक जस्ट लास्ट वीक हमने तो देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वो लोग वेरी गुड अथॉरिटीज लोग भी मतलब अंदर में ही आने नहीं दिया था जस्ट लास्ट वीक। वेरी गुड। इसका ये साबित करता है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर दिस नाइस सॉल्यूशन। यानी कि प्रोटेस्ट की सूचना नहीं थी तभी तो वो लोग यहाँ तक आ गया। अगर सूचना होती तो वहाँ गेट पे बैरिकेटिंग होती। आपने, थैंक यू वेरी मच, आप ही ने हमको सॉल्यूशन बता दिया। यानी कि हमारे पास सूचना नहीं थी तभी तो वो यहाँ तक आ गया। और रही बात सिक्योरिटी की, बुलाने, दे वुड हैव गिवन मी इंफॉर्मेशन प्रायर टू दिस अराइवल, आई वुड हैव आल्सो डन द सेम थिंग। मैं अगर वो मुझे सूचना दे देते पहले से ही कि सर इसको ऐसे ऐसे करना है, वो सूचना ही नहीं दी, तो अगर सूचना दे देते तो भी मैं करता। तो जो मुझे उस वक्त करना था वही मैंने अभी किया हुआ है। अगर किसी को तकलीफ है तो 4 बार जांच हो जाए कि 4 बार उन्होंने ये वादा किया है कि हम जल्दी से नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के जो पॉलिसी है रिजर्वेशन वो सर आपको देंगे। तो हमने कहा कि जल्दी से दे दीजिए। अगर वो दे देंगे तब तक हम चीज़ों को स्टॉल पे रखेंगे, हॉल्ट पे रखेंगे, उनका कागज़ देख लेंगे, उनके साथ मीटिंग कर लेंगे, क्योंकि सिस्टम तो रुक नहीं सकता ना। आज हम फास्टिंग पे हैं तो कल हमको खाना खाना ही है, तो सिस्टम रुकेगा नहीं। हम उनके कागज़ का इंतजार करेंगे। हमने तो उनको 2 महीना का टाइम दे दिया है, ठीक है। उन्होंने अगर 2 वीक में काम दे देंगे तो हम 2 वीक में काम शुरू कर देंगे। वो 2 महीना लगाएंगे, 2 महीने में काम शुरू कर देंगे। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो हम मीटिंग करके बातचीत कर लेंगे कि भाई आपने ये कहा था, हमको दे दीजिए, हम बात करते हैं। तो पॉजिटिविटी की जहाँ तक बात हो रही है, पॉजिटिविटी इज ऑल थ्रू। द थिंग इज दैट इट इज़ जस्ट रेफरेंस। जैसे आप अगर यहाँ पे खड़े हैं और अगर मैं ये बोलूँ कि ये किताब टेबल के ऊपर रखी है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इट इज़ ऑन द टेबल। When we sit down here and we look at it, तो हमको ये ऊपर नजर आएगी। तो ये रेफरेंस पॉइंट की भी बात है। वो भी वही कह रहे थे जो मैं कह रहा हूँ। और रही बात बच्चों के APST के लोगों की भलाई की, वो भलाई का काम हो रहा है, ठीक है, उन्हीं को दिया जा रहा है। एडमिशन भी 80% 84% उनको दिया गया। अपॉइंटमेंट में 70% लोग हैं ही, और जहाँ पे कमी होगी उसको देख लिया जाएगा। और हमारे पास नॉन टीचिंग में मैंने कोई पोजीशन ही नहीं भरी है। नॉन टीचिंग में सिर्फ 11 पोजीशन है, और वो मुझे लगता है कि अभी भरी नहीं गई है। सिर्फ 11 पोजीशन है। जो आप देख रहे हैं ये लोग काम करते हुए, वो परमानेंट नहीं है, कंटीजेंसी एंड कंटेक्चुअल लोग हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 70% रिक्रूटमेंट जो होते हैं वो यही के होते हैं, लेकिन रिसेंटली जो 40 लोगों के लिए हुआ है, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 लोग सिलेक्ट हुआ है। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि जो 40 लोगों को हुआ है, अगर मैं आपसे ऑनेस्टली रिक्वेस्ट करूं कि वो 40 लोगों जिन्होंने कहा है उनसे कागज़ मान लीजिए आप, तब हम लोग इस पर बात कर लेंगे। अगर 40 होगा, अगर 40 रिक्रूटमेंट हुआ होगा, ठीक है, परमानेंट पोजीशन पे, तो भाई ये आप लोग गवाह हो, हम यहाँ से रिजाइन करके चला जाएगा। और 40 रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो फिर हम पूछेंगे कि आपको ये गलत सूचना किसने दी। देयर इज नथिंग लाइक 40 रिक्रूटमेंट। देखो, सूचना देते समय गलत सूचना लोग दे देते हैं, वो भावना में बोल देते हैं 40 राउंड फिगर बता दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सारे नियम कानून का पालन किया जा रहा है। दूसरा, देखो आप ये बताओ, जैसे अभी किसी लोगों ने, आप ही लोगों में से पूछा था कि वहाँ से तो आया, यहाँ उसको एडमिशन क्यों नहीं मिला। जब ये नियम है, और नियम हमने थोड़ी लागू किया है, नियम तो डे 1 से है, 2016 से नियम लागू है कि 2 पेपर PhD एंट्रेंस का 2 पेपर होता है। 2 पेपर में, एक पेपर में, हर इंडिविजुअल पेपर में 50% आना चाहिए। जब आप 50% आया ही नहीं है तो आप उसमें कैंडिडेट ही नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें मेरी गलती कहाँ है? कम से कम इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा। तो ये है। दूसरा, हम लोगों को चाहिए कि थोड़ा होमवर्क करें, पढ़ाई लिखाई करें, टाइम से PhD ख़त्म करें। अभी PhD की बात होगी, आपने नहीं पूछा तो हम ही बता देते हैं। आप ये बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिए, पूरे भारतवर्ष में घूम लीजिए, 12 साल कोई लगाता है क्या PhD में? 12 साल
यहाँ से बैठ के बता रहा हूँ, 2010 का केस है एजुकेशन में, फिर भी मैंने उसको मना नहीं किया। हमने कहा कागज़ दो। 12 साल कहीं होता है क्या? और 12 साल में अगर वो सीट फंसा के रखी है तो फिर आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं कि अरुणाचल के बच्चे का भला नहीं हो रहा है? वो भी सीट तो अरुणाचल के बच्चे ने इंगेज करके रखी है। तो ये सोचना पड़ेगा, टाइम से अगर खत्म होता है काम तो वैकेंसी होती है, हॉस्टल खाली करो, दूसरा बच्चा आएगा, उसको खाना मिलेगा, हॉस्टल में स्पेस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बैठ के चीज़ों को समझना पड़ेगा। वो जो एक्साइटमेंट में जो बहुत सारी बातें हो जाती हैं वो बहुत सारी सही नहीं होती। जब हमने अपनी बात कही तो आपसू और आंसू यही कह के गए नहीं सर हम लोग बैठेंगे भी, और फिलहाल के लिए तो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। सर इसमें ऐसे भी चल रहा था सर, या स्कॉलर्स तो रहते ही है, लेकिन उनका जो सुपरवाइजर है वो ही नहीं रहते, वही कहीं पे चले जाते, छुट्टी पे चले जाते, तो कैसे करेंगे वो अपना पेपर थीसिस कैसे बनाएंगे सर? देखिए, सुपरवाइज़र टीचर ही है, वो मेरा कलीग भी है। तो मैं अपनी कलीग की, हालांकि 4 दिन पहले उन्होंने हंगामा भी किया था, फिर भी ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, कोई भी टीचर एब्सकॉन्डिंग नहीं रहता है, भागता नहीं अपने काम से। वो तो या तो ड्यूटी लीव पे जाता है या अपनी छुट्टी पे जाता है। अगर हेल्थ का केस होगा तो छुट्टी लेके जाता है। लेकिन आप ये बताओ कि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, सुपरविज़न के लिए अभी अभी हमसे कोई बोला था कि सर आप ये जो आपका काम है कैसे करेंगे? हमने कहा हम जो यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वीसी का, हमने कहा मैं ऑनलाइन करूँगा, हम ईमेल से भेज देंगे। तो किसने रोका है कि विद्यार्थी, वो तो अच्छा होगा, आपने काम किया है तो अपने टीचर को ईमेल से भेज दो, टीचर ना भी नहीं कर पाएगा, आपके पास प्रूफ रहेगा। आपने काम ही नहीं किया है तो सुपरविजन कैसे होगा? और टीचर कोई भागता नहीं है, विंटर ब्रेक में जाता है या समर वेकेशन में जाता है, डीपी हॉलीडे में जाता है, तो जो टीचर जाता है वो नियम से छुट्टी पे जाता है, भागता कोई भी नहीं है। आप किसी टीचर से पूछ के देख लीजिए, भागता नहीं है। विद्यार्थी को भी एक्टिव होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अपना काम नहीं करता है, लेकिन एक्टिव होना पड़ेगा।